हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स एंड बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम ग्रामसी के जिस टॉपिक के विषय में बात करेंगे वह है ग्रामसी के जो क्रांतिकारी विचार थे, उनकी रणनीति थी, वह उनका जीवन कैसा था। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज का लेक्चर की थी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था 1920 तथा साम्यवादी दल को नए प्रिंस की संज्ञा दी गई। ये आप क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करते रहिएगा क्योंकि कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि किस दल को नए प्रिंस की संज्ञा दी गई, या द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली जो थी वो किस सन में बनाई गई और किसके द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा स्थापित की गई। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इटली की अदालत ने, इटली की फांसीवादी अदालत ने ग्रामसी को 28 में 20 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। ये सजा उनको क्यों सुनाई गई? ये सजा क्योंकि 4 दशकों के दौरान दक्षिणपंथी फांसीवादी विचारधारा से जूझने और साम्यवाद की पक्षधर होने के कारण उन्हें यह सजा मिली। तो आप ये याद रखिएगा, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि उनको जो है इटली की फांसीवादी अदालत ने 1928 में 20 वर्ष के लिए जब जेल भेजा, तो वो क्या कारण था जिसके द्वारा उनको सजा हुई। तो ये उनका कारण था, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही ग्रामसी ने अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने कहा कि रूसी क्रांति का जो मॉडल है वो केवल समतावादी समाज तक सीमित रह सकता है। यानी वो सिर्फ रूस का जो मॉडल है ना, जो समतावादी समाज होगा, जो रूस की तरह का समाज होगा, वो वहाँ तक तो चल सकता है, लेकिन यदि सोचा जाए कि एक पूंजीवादी देश में ये लागू किया जा सकता है, तो ये नहीं। एक पूंजीवादी देश में इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ये वर्क नहीं करेगा। एक पूंजीवादी देश में कौन सा मॉडल काम करेगा? एक नागरिक समाज ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो आप ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने एक पूंजीवादी देश के लिए कौन सा मॉडल ज़्यादा प्रभावशाली बताया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ग्रामसी ने रूसी क्रांति को गतिशील युद्ध की उपमा दी। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है किस क्रांति को गतिशील युद्ध की उपमा दी गई है, तो रूसी क्रांति को गतिशील युद्ध की उपमा दी गई है। और किसके द्वारा? ग्रामसी के द्वारा। जबकि उनके अनुसार पूंजीवादी देशों में स्थितियों के युद्ध की आवश्यकता है, यानी कि जैसी कंडीशन होगी ऐसा युद्ध होगा। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्सवाद द्वारा प्राप्त क्रांति धर्मी चेतना को ग्रामसी ने अपने सामाजिक और राजनीतिक लेखन व चिंतन में भी अभिव्यक्त किया है। उन्होंने युद्ध की जो क्रांति की जो रणनीति बनाई, उसके साथ साथ उन्होंने अपना लेखन और चिंतन भी उसमें ऐड किया, क्योंकि वो मार्क्सवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मार्क्सवाद की जो क्रांति धर्मी चेतना थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, तो ऐसे में उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक लेखन व चिंतन में उसको अभिव्यक्त किया। ठीक है स्टूडेंट, ग्रामसी का लेखन व चिंतन दो अवधि में बताया जाता है। उनका पहला, अगर हम लेखन और चिंतन की बात करें, तो वो है 1820 से 1826 का काल, जिसमें उनको कारावास नहीं हुआ था, यानी कि वो कारावास से पहले का काल था, जिसमें उनका जो लेखन था उसका मूल स्वर क्या था? वह पॉलिटिकल बेस्ड था, यानी कि वह जितनी भी रचनाएं लिखते थे वो सब राजनीति से संबंधित होती थी। लेकिन यदि हम उनके दूसरे काल के बारे में बात करें, जो कारावास के बाद उन्होंने किया, जो सज़ा के बाद उनका जो काल था, जो 1929 से 1935 का जो उन्होंने काल उनका कहा जाता है कारावास के बाद का, तो उसमें उन्होंने उनका जो मूल स्वर था लेखन का, उनकी लेखन शैली में जो मूल स्वर उभर कर आया वो था ऐतिहासिक, यानी हिस्टोरिकल और सैद्धांतिक, हिस्टोरिकल और थॉटिकल पोर्शन उनका उभरा कराया। तो कारावास से पहले उन्होंने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपने लेखन और चिंतन को बढ़ावा दिया, लेकिन अगर कारावास के बाद की बात करें तो कारावास के बाद की बात में उन्होंने ऐतिहासिक और सैद्धांतिक मूल स्वर को अपनाया और उसी के
आधार पर उन्होंने जो जितनी भी चेतना, जितनी भी जागृति की, उनका मूल स्वर ऐतिहासिक और सैद्धांतिक ही रहा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद यदि हम बात करें तो अपने कारावास के दौरान उन्होंने एक बुक लिखी, प्रिजन नोटबुक्स, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कही जाती है और इसको प्रतिनिधि दस्तावेज भी कहा जाता है। इसको उनका प्रतिनिधि दस्तावेज भी कहा जाता है कि ये उनका रिप्रेजेंटेटिव डॉक्यूमेंट है, यानी जो भी उनका मूल, जो भी उनके मन में विचार थे, जो भी उनके मन में आदर्श हो रहे थे, विचार हो रहे थे, जो भी अंदर की उथल पुथल थी, ये उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला डॉक्यूमेंट था। तो रिप्रेजेंटेटिव डॉक्यूमेंट के रूप में उन्होंने जो उनकी जो रचना मानी जाती है वो प्रिजन नोटबुक मानी जाती है, और कारावास के दौरान लिखी गई प्रिजन नोटबुक्स उनका प्रतिनिधि दस्तावेज है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज स्टूडेंट हमने ग्रामसी की क्रांतिकारी रणनीति के विषय में बात की, उनके जीवन के विषय में बात की कि किस प्रकार से उनको सज़ा हुई 1928 में 20 इयर्स की, और क्यों हुई, क्या रीज़न रहा, और जब उनको वो सज़ा हुई, ठीक है स्टूडेंट, तो उसके दौरान, कारावास के दौरान उन्होंने कौन सी किस प्रकार की जो उनके विचार थे, किस प्रकार की उनके चिंतन थी वो अपनाए, और कारावास से पहले का जिनका कैसा चिंतन था वो, इसके विषय में हमने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी रचनाओं के विषय में बात करेंगे उनके किस प्रकार के सिद्धांत रहे, और किस प्रकार के उनके आगे चल के उन्होंने किस प्रकार से आलोचनाएं की, मार्क्सवाद की किस प्रकार से आलोचनाएं की, भौतिकवाद को किस प्रकार से लिया, और किस प्रकार से उन्होंने हेगोमेनी के बारे में बताया। तो स्टूडेंट बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।